हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब हम उससे आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वहीं से ही हम ये ड्रॉ करेंगे जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम। देखो, probability of E by F means probability of E depending on F. F is given to you, F is the conditional probability. So this is equal to probability of E intersection F by probability of F. ये कल मैंने आपको करवाया था कि जो डिनोमिनेटर में है वही नीचे आ जाएगा probability of F. तो अब क्या करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मीन्स टू प्रोबेबिलिटीज अगर आपको गिवन है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यहाँ से इसी फॉर्मूले से हम ये लिखते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F, यहाँ से ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ F बाई E मीन्स डिपेंडिंग ऑन E नाउ, तो ये भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, न्यूमरेटर में यही आएगा और डिनोमिनेटर में ये आएगा E, नीचे वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, E बाई F है और यहाँ पे क्या F बाई E है। क्यों, यहाँ पे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ F है और यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, इसके अकॉर्डिंग है। तो ये दोनों ही फॉर्मूलास मल्टीप्लिकेशन के लिए हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई E। और ये भी वो डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है। अगर F की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा लो और E की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसी को ही हम जनरलाइज करके 3 प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो 3 की अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G है तो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सेम, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक लगाओ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, पहले आप E की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F सेकेंड नंबर लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन पहले वाला। तो ऐसे ही अब सेम यहाँ पे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखना है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिपेंडिंग ऑन E आ जाएगा, इससे पहले वाला। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E F G है ना, तो G डिपेंडिंग ऑन, इससे दोनों पहले वाले दोनों E इंटरसेक्शन F भी लिख सकते हैं और E F भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 3 प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। एक एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको जिसमें ये यूज होगा। तो एग्जांपल है कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और उसमें से आपने 3 ड्रॉ करने हैं, रैंडमली ड्रॉ किए हैं हमने 3 कार्ड्स बट विदाउट रिप्लेसमेंट। एक आपको टर्म लिखी हुई मिलेगी विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो विद रिप्लेसमेंट ही होता है, अंडरस्टूड होता है, और लिखा हो तो और भी क्लियर हो जाता है। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ जरूर मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल रहा है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन्स एक कार्ड निकाल लिया, उसको वापस नहीं डाला। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि एक कार्ड निकाला, रिप्लेस नहीं किया, आपने उसको अपने पास रख लिया। तो कितने कार्ड्स निकालने हैं, 3 कार्ड्स निकालने हैं। और ये 3 कार्ड्स कौन कौन से होने चाहिए, किंग, किंग और एस। 2 किंग हैं और एक एस है। तो देखो, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52 कार्ड्स में से। ये आप सभी 11th में कर चुके हो कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर भी आपको बता रही हूँ कि कितने किंग्स होते हैं, 4 किंग्स होते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी एक किंग निकालने की कितनी बनेगी, 4/52, राइट। अब आपने क्या करना है, सेकंड किंग निकालना है। सेकंड किंग जो निकालेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट किंग, जो आपने फर्स्ट किंग निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, फर्स्ट किंग आपके पास है, वो वापस नहीं डाला है और बाकी उस किंग पे डिपेंड हो गया ना, ये पहले वाले किंग
उस पर जो आपने निकाल लिया, तो फर्स्ट किंग आपने निकाल लिया। अब आपके पास उस पैक में कितने किंग्स रह गए? 3 किंग्स रह गए, और टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो भी कितने हो गए? 51 हो गए। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51। अब आपने निकालना है एस। एस किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले जो 2 कार्ड्स निकाल लिए, पहले वाले दोनों कार्ड्स पे डिपेंड करेगा जो निकाल लिए हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो 50 कार्ड्स हो गए, लेकिन एस कितने पड़े हैं इसमें? एस तो चारों के चारों ही पड़े हैं, तो इसलिए ये 4/50 हो गया। तो अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे देखो के किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए, किंग और एस। किंग ये एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तीनों ही निकालने हैं किंग, और इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला के, देखो के निकाला, इस पे डिपेंड करेगा k/k, और फिर के ए निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मैं लिख रही हूँ। फिर आपने ए निकालना है, तो k/k, ये सारी वैल्यूज जो अभी मैंने वहाँ निकाली है यहाँ पे आप पुट कर देंगे। 4/52, 3/51, 4/50, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये 17 पे कट गया, ये 13 पे कट गया, ये 2 और 25, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू आ गई 5525। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के, राइट। जहां पर भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ मिले तो सब क्वेश्चंस आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट नाम से ही, वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि एक दूसरे पे जो डिपेंड ना हो, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ना हो, जो आपको कुछ गिवन है, कुछ भी गिवन ना हो, किसी चीज़ पे डिपेंड ना हो, अपने आप में हो इटसेल्फ, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और जो दूसरे पे डिपेंड है, जैसे ये क्या है? ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। फर्स्ट किंग क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि हमने क्या पहले एक किंग निकाला था 4/52, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। किंग पहले वाला हमारे पास आ गया तो इफेक्ट पड़ गया ना, जो हमारे पास डोमेन है उस पर इफेक्ट पड़ गया, तो पहले वाले पे निकालने पे डिपेंड हो गई ये प्रोबेबिलिटी। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ऐसा कि स्टेटमेंट को देख के उसको सोचें समझे कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वो भी पता चल जाता है, बट क्या है कि उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ में क्या है कि आपके इसमें एग्जाम में ये भी है कि इंडिपेंडेंट चेक करते हैं इवेंट्स, गिवन इवेंट इज इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होती है, तो उसके लिए देखो फॉर्मूला, मैं इसी फॉर्मूला से ही डिराइव कर रही हूँ। इस लॉजिक को समझो, इस कंसेप्ट को समझो आप। देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ये जो प्रोबेबिलिटी सेकंड की है एफ की है, फर्स्ट इवेंट तो ई है, सेकंड इवेंट एफ है, ये डिपेंडिंग ऑन ई है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। अगर मैं यहाँ से ई ये कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू एफ, ई अलग है एफ अलग है। ऐसे ही ये 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी में ये भी डिपेंडेंट नहीं है, ये भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो फॉर्मूला यहीं से डिराइव कर लिया, आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो जिस पे डिपेंड थी वो निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऐसे ही इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो यही एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें आपकी बुक में, कि आपको 2 इवेंट्स दी हुई है, आपको बताना है कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और पूरी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। क्या है कि फर्स्ट एग्जांपल एक करके दिखा रही हूँ कि एक इवेंट ई है, ई क्या है? एक स्पेड निकालना है आपको, और एफ क्या है? एक एस निकालना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये ई और एफ जो है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो
फॉर्मूला हमारे पास ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ई इंटू एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो पहले में ई क्या इवेंट है मेरे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ से, ई है एक स्पेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, स्पेड निकालना है आपको। आई थिंक ये तो मुझे सब करवाने की ज़रूरत नहीं होगी ना कि 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, 13 13 13 स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, और उनमें सभी में फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद आगे 1 to 10 जो होते हैं नंबर कार्ड्स के होते हैं, जो 1 होता है वो एस होता है, ये सब तो आपको आई थिंक पता ही है, तो वो हम अंडरस्टूड लेके चल रहे हैं। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कितने स्पेड होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 13/52 1/4 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या इवेंट है मेरे पास, एन एस निकाला है, एस कितने होते हैं 4/52 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, एन एस फ्रॉम स्पेड में कितने एस होते हैं, स्पेड का जो सूट होता है ये 13 13 13 13, ये मैं सारे सूट लिख रही हूँ, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, तो ये जो हैं ये ब्लैक होते हैं, ये रेड होते हैं। तो स्पेड में किंग, क्वीन, जैक, 1 ये एस होता है, उसके बाद 2 से लेके 9 तक ये हो जाएंगे। तो अब ये देखो कितना हो गया, 2 से लेकर 10 तक, 10 1 2 10, हाँ 2 से 10 तक हो गया। तो इसमें कितने एस हैं, एस एक ही है, एस ऑफ स्पेड, तो 1/52, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब आपने चेक करना है कि दिस इवेंट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपका 1/52 है, और ई इंटू एफ कितना है 1/4 इंटू 1/13, 1/4 इंटू 1/13, ये भी 1/52 आ गया। इट मीन्स दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, ये अभी हमने कार्ड्स में से लिया है, अब मैं इसमें से डाई में से ले रही हूँ एक एग्जांपल। एक डाई थ्रो किया है, सिंगल डाई थ्रो कर रहे हैं। सिंगल डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होता है। ई इज द इवेंट, ई इवेंट में मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है 3 और 6। एफ इज द इवेंट ऑफ ऑल इवन नंबर्स 2 4 6, ये इवन नंबर्स हो गए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, देखो ई इंटरसेक्शन एफ एक ही इवेंट है, एक ही नंबर है ये 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू 3/6। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आ गई 6/36, 1/6, और ये भी 1/6। इट मीन्स these two are E and F are independent events। अभी मैं आप एक और ले रही हूँ डबल डाई का, 2 डाइस थ्रो किए हैं हमने, तो उसमें आपको सैंपल स्पेस आपके माइंड में भी होगा, और वैसे भी आप बना सकते हैं कि इसमें क्या होता है 1 के साथ 1, फिर 1 2 1 3, ऐसे ही 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3। मैं इसलिए बना रही हूँ कि इसमें से हमें आगे बहुत कुछ देखना है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। 6 1 6 2 6 3 6 6, ये अपना बन गया डबल डाई का सैंपल स्पेस। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, और ई इसमें क्या इवेंट है, ई इज द इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर हो। कौन कौन से डाइस फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर हो तो कितने इवेंट्स हो जाएंगे, देखो ये पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर वाली है ना, 1 1 1 2 ये सारी, और
फिर ये वाली 3-1 वाली, फिर उसके बाद 5-1 वाली, ये 1-1 वाली, 3-1 वाली, 5-1 वाली। फर्स्ट डाई पे फर्स्ट थ्रो पे आपका ऑड नंबर आए तो इस तरह से ये 3-1 वाली, फिर 5-1 वाली, ये पूरी रो 3-6, यहाँ पे 5-6 आ जाएगा। ये इसमें कितने आ जाएंगे 18 आपके पास एलिमेंट्स आ गए इसमें ई में। तो ऐसे ही एफ सेकंड जो है उसमें क्या है, इवन नंबर ऑन सेकंड थ्रो, सेम चीज है। फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर, अब इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, तो इवन नंबर सेकंड थ्रो पे इवन नंबर। आप इस तरह से कॉलम वाइज देखिए, आप इसमें ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा और ये थर्ड कॉलम आ जाएगा, सॉरी फर्स्ट सेकंड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है और लास्ट वाला कॉलम है, जिसमें इवन नंबर जो है वो सेकंड थ्रो पे देखो 2, 4, 6। इस तरह से ये भी आपके इवन नंबर ऑन सेकंड थ्रो, सेकंड पे, तो ये भी आपके पास 18 आ जाएंगे। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, फर्स्ट पे ऑड और सेकंड पे इवन, ऐसे कितने नंबर होंगे, फर्स्ट पे ऑड और सेकंड पे इवन। आप क्या करेंगे, आप इसमें से सिर्फ ये इन तीनों में फर्स्ट पे ऑड, पहले ये सिलेक्ट हो गए फर्स्ट पे ऑड, फिर इन पे इवन, 3 हर एक में 3 है, 3 9 आ जाएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, इसमें 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 18/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी 18/36 मीन्स 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कितनी बन जाएगी 9/36, 1/4। ये भी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। ये इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट हैं। और एक और एग्जांपल हम करते हैं इसके बाद, जैसे हमने प्लेइंग कार्ड्स का ले लिया, सिंगल थ्रो ले लिया डाई की, डबल थ्रो ले लिया। अब हम एक कॉइन का लेते हैं, 3 कॉइन्स थ्रो करेंगे। 3 कॉइन्स, अनबाइस्ड कॉइन्स या अनबाइस्ड डाई ऐसा आता है, अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड डाई। पता है ये बाइस्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइस्ड, अनबाइस्ड क्यों लिखा होता है, अनबाइस्ड क्यों लिखा होता है, अनबाइस्ड इसलिए लिखा होता है कि कहते हैं ना कि आई एम नॉट बाइस्ड, मतलब पक्षपात, वैसे इसका मीनिंग ये होता है पक्षपात। बाइस्ड का मतलब अनबाइस्ड, मतलब फेयर, कई मतलब फेयर डाई ऐसे लिखा होता है, फेयर डाई इज थ्रोन। तो ये क्या होता है कि पहले मैं कॉइन की बात कर रही हूँ कि एक तरफ हेड एक तरफ टेल, अगर दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो तो क्या होता है, दोनों तरफ हेड या दोनों तरफ टेल हो, ऐसे किसी सिक्के में नहीं होता ना, किसी कॉइन में नहीं होता। तो जो खोटे सिक्के होते हैं या डुप्लीकेट या कुछ भी, आपने एक मूवी अगर देखी हो, ये एक मूवी है शोले, हेमा मालिनी की और अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, अभी 3D में भी आई थी ये, अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है कि अमिताभ बच्चन हमेशा ही कॉइन थ्रो करता है, तो वो हमेशा क्या करता है, उसे हेड मांगता है, जब उसको पता है कि इस कॉइन में क्या है दोनों तरफ हेड है, इसलिए वो हमेशा जीत जाता है। तो ये क्या होता है बाइस्डनेस, जब भी कॉइन थ्रो करते हैं ना पहले कॉइन चेक करते हैं, इसीलिए कॉइन चेक करते हैं कि एक तरफ हेड एक तरफ टेल है तो वो अनबाइस्ड कॉइन होता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ऐसे ही जो 6 डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। आपको पता है ये जो महाभारत आप सुनते हो, महाभारत टीवी पे भी देखते हो, वैसे आपने बुक्स में भी पढ़ा है, उसमें एक शकुनी होता है जो क्या है, कौरव और पांडव जब वो कौरव और पांडवों का जुआ खेलते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि वो डाई थ्रो करता है। आपको पता है वो पांडव जो हारते हैं और कौरव जीतते हैं, क्यों जीतते हैं पता है आपको? क्योंकि वो डाई क्या थी, वो बायस्ड थी। वो क्या करता था, पहले उनको चेक करवा देता था कि अनबायस्ड डाई है, लेकिन जब वो थ्रो करता था ना उसके हाथ में इतनी सफाई थी। ये जो जादू होता है, मैजिक होता है, क्या होता है, एक्चुअल में थोड़ी होता है, तो हाथ की सफाई होती है। तो उसके हाथ में इतनी सफाई थी कि वो क्या करता था, जो डाई है ना वो चेंज कर लेता था।
क्योंकि उसमें ये होता है अगर 6 आए तो जीतेंगे या 1 आए तो जीतेंगे। तो वो क्या करता था उस डाई में 3 की जगह मतलब 6 वैसे एक जगह भी होना चाहिए, वो 2 या 3 टाइम्स उसमें 6 प्रिंट होता था। तो वो जैसे डाई थ्रो की तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 6 के आने की, तो क्या होती है उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस तरह से वो धोखे से इस तरह से उसने चीटिंग करके वो कौरव जीते थे। तो ये चीज़ होती है बायस्ड और अनबायस्ड। अनबायस्ड जो बिल्कुल फेयर डाई हो, ठीक है। तो ये वर्ड लिखा होता है ना इसमें, तो इसका मीनिंग ये है अनबायस्ड और फेयर। तो अब आगे चलते हैं, कॉइन की बात कर रहे थे। सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस, हालांकि आपने 11th में किया होगा सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, फिर भी आपको मैं एक इजी ट्रिक बताती हूँ। तो इसमें क्या है, पहले आप ट्रिपल एच लिख लेंगे, एच एच, फिर एच की जगह मैं लास्ट एच की जगह टी लिख लेती हूँ। फिर इस टी को मैं लेफ्ट की तरफ मूव करती जाऊंगी, टी लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया, फिर इसको मैंने और लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया, टी एच एच, ये 4 हो गए। टी एंड पे पहुंच गया, टी हमने लास्ट पे स्टार्ट किया था, एंड पे पहुंच गया। अब अगले में अब क्या करते हैं, जहां एच है वहां टी कर देते हैं, या टी है वहां एच कर देते हैं। टी 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 एच, टी एच टी और एच टी टी। इस तरह से ये आपके 8 हो जाते हैं, 8 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 2 raised to the power 3 आपने किया है, ये 8 नंबर आएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 8, ठीक है। तो अब हमारे इवेंट ई क्या है, इवेंट ई है 3 heads और 3 tails, 3 heads और 3 tails, ये है इवेंट 3 heads और 3 tails। एफ है हमारे पास एटलीस्ट 2 head, एटलीस्ट 2 head मतलब 2 heads ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें ये 1 2 3 4 ये ऊपर वाले आएंगे, एटलीस्ट 2 heads। और इसके बाद है एटमोस्ट, जी क्या है, एटमोस्ट 2 heads लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 में सिर्फ 3 वाले को छोड़ के बाकी सब आएंगे, 3 वाले को छोड़ के बाकी सब के सब आएंगे। देखो ये 2 हो गए, 0 वाला हो गया, और ये इसके बाद 1 वाले आ गए सारे, 1 हैंड वाले, ठीक है। ये 7 हो गए। अब वही करना है, क्वेश्चन है कि क्या ये जो इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ई और एफ आपस में चेक करनी है, एफ और जी चेक करनी है, और ई और जी चेक करनी है। तो इसका मतलब हमें इन सब की इंटरसेक्शन निकाल लेनी चाहिए, और इनकी पर्टिकुलर जो है निकाल लेनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ ओनली ये है ना, ये, तो ई इंटरसेक्शन एफ एच एच एच, और एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी इसमें क्या है, एफ इंटरसेक्शन जी में देखो ट्रिपल एच तो इसमें है नहीं, बाकी ये 3 है, ये तीनों, क्योंकि बाकी सारे 7 ही हैं तो ये 3 हैं, एच एच टी, देखो ये रहा, ये एच एच टी एच, ऐसे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है ये एच टी एच और टी एच एच, ये एच टी एच और टी एच एच, और फिर जी इंटरसेक्शन ई, जी है ये, इसका ई के साथ इंटरसेक्शन, इसमें क्या है, ये एच 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 और ये ट्रिपल टी, बस ओनली ये ट्रिपल टी है इसमें, ये वाला ट्रिपल टी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा, 2/8, प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितने आएगी, 1 2 3 4, 4/8, 1/2, ये कितनी आ जाएगी, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 7/8, और इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई, 1/8।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ये आ गई 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई, ये आ गई 1/8। अब फर्स्ट ई और एफ की इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं। ई और एफ की, ई और एफ की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 1/2, 1/8, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है। तो इसका मतलब ई और एफ क्या हैं? वो इंडिपेंडेंट हैं। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं एफ और जी की। एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और जी, एफ कितना है? 1/2, जी कितना है? 7/8, 7/16, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी ये 3/8 है। इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? डिपेंडेंट है। और ऐसे ही जी इंटरसेक्शन ई, जी और ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/8 है, और ई की है प्रोबेबिलिटी 1/4, 7/32, और जी और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। तो इसका मतलब ये भी क्या है? दीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट। देखो, एक ही क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि इसमें एक सेट तो इंडिपेंडेंट आया और बाकी दोनों डिपेंडेंट आए, कैसे भी हो सकता है। बट आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब आपके जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। अगर इक्वल नहीं है तो इवेंट्स क्या है? डिपेंडेंट हैं। तो बच्चों, आज हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमने कर लिया। उससे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवा दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह और या एलिमेंट्री में से, कॉम्प्रिहेंसिव में से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है उसमें से आप इसके और क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।